नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज देखने जा रहे हैं तिमाही पेपर कक्षा 7वीं का। विषय है विज्ञान। त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हमारा पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है। अ भोजन, ब जल, स वायु, द कपड़ा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा द कपड़ा। हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से जल चक्र की प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पन, संघनन, द्रवणन और द है वाष्पन एवं संघनन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा द वाष्पन एवं संघनन दोनों। प्रश्न 3 है, दिए गए समीकरण में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2mg प्लस हमें खाली स्थान दिया गया है बराबर 2mg GO दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है O2, दूसरा H2, N2 और O3। तो हमारा आंसर हो जाएगा O2। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी से भरे बीकर में आप थर्मामीटर डालेंगे तब पारे के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब पारा नीचे चला जाएगा, पारा ऊपर चढ़ जाएगा, पारा नीचे में चला जाएगा, पारे के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब, पारा ऊपर चढ़ जाएगा। प्रश्न 5 पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में सबसे पहले कौन सी आल्पिन गिरेगी? हमारा यहाँ एक चित्र दिया है, उसमें से कौन सी आल्पिन गिरेगी? तो मैं यहाँ चित्र को मेंशन नहीं किया हूँ। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आल्पिन है वो सबसे पहले गिरेगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। अब प्रश्न 6वां है, दिए गए चित्र में तीर का निशान किस अंग को प्रदर्शित करता है? श्वास नली, फेफड़ा, वायुकोश या डायफ्राम? तो हमारा जो तीर का निशान है वह हमारे मनुष्य का जो फेफड़ा है उसको, उस अंग को प्रदर्शित करता है। हमारा आंसर ब आ जाएगा, फेफड़ा। प्रश्न 7 है, निम्न तत्वों के संकेत लिखिए। यहाँ तत्व का नाम दिया है और संकेत दिया है, इसको संकेत के रूप में लिखना है। तो क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का H, ब्रोमीन का Br और ऑक्सीजन का आप लोग सभी को पता होगा O2। ये 2 है, उसको ना हमें थोड़ा सा नीचे करके ना छोटा में लिखना है ना, ऐसा सेम नहीं लिखना है। जैसा ऑक्सीजन का सूत्र होता है ना O2, वही लिखना है। अब हमारा प्रश्न 8 को देखते हैं। यदि समुद्र के पानी से समस्त काई खत्म हो जाए तो उसका प्रभाव किन किन जंतुओं पर पड़ेगा? यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो खाद्य श्रृंखलाएं टूट जाएगी, छोटे जंतु का भोजन समाप्त हो जाएगा और भोजन समाप्त होने पर उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, जिससे बड़ी मछलियों का भोजन समाप्त हो जाएगा, जिससे सील जैसे जीव का भोजन भी समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 है, आपके पास सफ़ेद तथा काले रंग के कपड़े हैं। गर्मी के दिनों में आप किस रंग के कपड़े का चयन करेंगे? यानी कि गर्मी के दिनों में किस रंग का कपड़े पहनना चाहेंगे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े का चयन करेंगे, क्योंकि सफ़ेद कपड़े विकिरण ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं तथा रंगीन कपड़े अपने ऊपर आपतित अधिकांश विकिरण ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े हमें गर्मी महसूस नहीं होने देता तथा सर्दी में रंगीन कपड़े हमें गर्म रखते हैं। आप लोग आंसर को ध्यान से पढ़ना है और बहुत अच्छे से लिखना है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न 10। श्वास लेते तथा छोड़ते समय आपके सीने में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, लाल रक्त कणों में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों की हवा में चला जाता है। गैस का आदान प्रदान जब हम अंदर खींचते हैं तो ताज़ी हवा
वायु कोशों में चली जाती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में खाने को पचने से बचती है। ये हमारा 10वां का आंसर है। अब प्रश्न 11वां देखते हैं। जंतु रेशे का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमारा आंसर है भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, लामा, याक आदि जानवरों से ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ तथा ऊन देने वाले अन्य जंतु के शरीर पर पाए जाने वाले बालों की मोटी परतों को जावंत रेशा कहा जाता है। भेड़ के शरीर पर उगने वाली बालों में कई विशेष गुण होते हैं जो उन्हें वस्त्र के उत्पादन के अनुकूल बनाते हैं। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शाल एवं अन्य कपड़े बनाने के लिए दिया जाता है या किया जाता है। रेशम के रेशों से रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि कपड़े बनाए जाते हैं। तो यही हम लोग का देखो दैनिक जीवन में हम लोग का उपयोग होता है, जो ऊन का है, रेशम का साड़ी बनाना, मफलर बनाना, मोजा बनाना। तो इस आंसर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और उसके बाद लिख लेना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 12 आता है। मनुष्य शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? जल को किन किन तरीकों से पीने योग्य बनाया जा सकता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल आमाशय में भोजन को पचाने या पचे हुए भोजन को अवशोषण एवं संवहन के लिए आवश्यक है। जल का प्रयोग अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने के उत्सर्जन हेतु भी किया जाता है। घरों में जल को पीने योग्य बनाने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा पोटेशियम पैरामैंगनेट की थोड़ी सी मात्रा का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल को उबालकर भी कीटाणु रहित किया जाता है। तो इससे हम लोग जल को घर में पीने योग्य बना सकते हैं। अब प्रश्न हमारा 13 है। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाकर आमाशय तथा बड़ी आंत को नामांकित कीजिए। तो हमें देखो मनुष्य का पाचन तंत्र का जो ये चित्र दिया गया है, इसमें हमें इस चित्र को बनाना है और आमाशय और बड़ी आंत का नाम लिखना है। बाकी को नहीं लिखोगे पर भी चलेगा। हमें इसी दोनों का नामांकन चित्र बनाने के लिए बोल रहा है। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। गर्मी में अक्सर दूध व भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? दूध को खराब होने से बचने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे? आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। गर्मी के दिनों में हमें पता है कि हमारा जो भोज्य सामग्री है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और दूध भी खराब हो जाता है। तो उसको बचने के लिए उपाय और वो खराब क्यों हो जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर होगा खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य है कि भोजन अब खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारण खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइमों, कीट तथा कृमि की उपस्थिति के कारण खराब होते हैं। गर्मी में दूध खराब हो जाता है क्योंकि जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। दूध को उबालकर उसे सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उन सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। यह दूध के पश्चरीकरण के दौरान किया जाता है। जब आप घर में भोजन पकाते हैं तो इस प्रक्रिया में भी भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त रखा जाता है। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसे सूक्ष्म जीवाणु विकसित ना हो सके। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने को इसको समझ के अपने शब्दों में भी देख सकते हुए एक आइडिया है कि आप लोग का इस सब प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। ये 15 का 2 हमारा क्वेश्चन दिया है, इसका अथवा दिया है, आप लोग लिख लेना। हमें दिया है निम्नलिखित अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन पदार्थों के वर्गीकृत कर सारणी को पूरा कीजिए। तो देखो सारणी के पीछे में कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है उसके बारे में लिखा गया है। आप लोग को पता होगा जो खट्टा पदार्थ होता है वो अम्लीय होता है और जो पानी में आसानी से घुल जाता है उसको क्षारीय बोलते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान दे लेना और पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना और आंसर लिख लेना।
अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 में भी हमारा 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हम लोग 16वां का अथवा लिए हैं। एक परीक्षा में छात्रों की संख्या तथा प्राप्तांक ग्राफ में दिया गया है। ग्राफ का अवलोकन कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है परीक्षा में कुल कितना छात्र शामिल हुआ। दूसरा है 10 अंकों की कितना, ऐसा 5 क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर हम लोग देखते हैं, आप लोग प्रश्न पढ़ लेना। इसका उत्तर है परीक्षा में कुल 84 छात्र शामिल हुए थे। 10 अंक 8 छात्र को प्राप्त हुआ। 4 छात्रों को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ। 20 और 30 अंक प्राप्त करने वाले कुल 48 विद्यार्थी है। 30 अंक तथा 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की अंतर 12 है। ये हमारा आंसर है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना और लिख लेना। अब हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसका अ है ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी के उनके कार्यों के आधार पर तुलना कीजिए। तो देखो तीनों के बारे में यहाँ लिखा गया है। इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझ लेने के बाद इसका आंसर अच्छे से लिख लेना है। यहाँ 3 आंसर दिया है, ऐच्छिक पेशियों के बारे में, अनैच्छिक पेशियों के बारे में और हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी के बारे में दिया गया है, इसको लिख लेना है। अब इसके बाद हमारा इसी 17 का एक और क्वेश्चन है ब होता है। उसका हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 17 का ब है नीचे दिए गए पादक उत्तकों के कार्य को सारणी में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो इसका कार्य वाला सारणी छोटा सा दिया गया है। तो इसका जो पादक उत्तक है, परिविभाजिक उत्तक, त्वची उत्तक, संवहनी उत्तक और भरण उत्तक, इसका मैं आप लोग को आंसर एक अलग से पेज में दे रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखना है और आप लोग अपने विवेक अनुसार इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आप लोग इसको भर लेना है। ये है 17 ब का उत्तर है। पहला प्रतिभावी उत्तक का कार्य दिया है, त्वची उत्तक का कार्य, संवहनी उत्तक का कार्य, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। वैसी भरण उत्तक का कार्य भी दिया गया है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग चाहते हो कि मासिक आकलन का और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वीडियो मिलते ही रहे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग पूरा वीडियो देखे इसलिए।